स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चैप्टर वाइज करते जा रहे हैं, ठीक? तो हम लोग राजाओं के बारे में पढ़ना कब से चालू किए थे? जब हम लोग महाजनपद काल को कंप्लीट किए थे, ठीक? तो महाजनपद काल में हम लोग 16 महाजनपद देखे थे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था आपका? मगध साम्राज्य था, है ना? मगध साम्राज्य सबसे इम्पोर्टेंट था। उसमें हम लोग कितने डायनेस्टी 7 डायनेस्टी देखने वाले थे आपका, है ना? हर्यक वंश, तो हर्यक वंश का हम लोग ओरली कर चुके थे, है ना? जब चंद्रगुप्त मौर्य महाजनपद काल कर रहे थे तब। उसमें बिंबिसार को याद रखना है और अजातशत्रु को और किसको आपको उदयन को याद रखना है, ठीक? उसके बाद शिशुनाग वंश था तो उसको अभी स्किप किए हैं। अभी शिशुनाग वंश को अभी नहीं देखे हैं। फिर उसके बाद हम लोग किए हैं मौर्य वंश, नंद वंश को किए। नंद वंश में भी ओरली पढ़े थे कि आपको महापद्मनंद को याद रखना है जिनको क्षत्रिय हंता भी बोला जाता है ना? जो का नाश किए थे, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किए थे, है ना? वो खुद ब्राह्मण थे और उनका जो बेटा होता है नंद, है ना? जिनको घनानंद बोला जाता है क्योंकि धन का लोभी होता है, ठीक? तो उसको क्या चंद्रगुप्त मौर्य समाप्त करके, नंद वंश का समाप्त करके मौर्य वंश की नींव रखता है, ठीक? फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे आपका मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य में हम लोग क्या-क्या देखे थे? चंद्रगुप्त मौर्य देखे थे, बिंदुसार देखे थे, अशोक देखे थे, है ना? और उसमें एक और राजा देखे थे हम लोग क्या? दशरथ करके देखे थे और फिर एक और राजा आपका क्या था? एक और राजा क्या था आपका ये वृहदत्त, है ना? तो वृहदत्त सबसे अंतिम शासक होता है 185 ईसा पूर्व में। तो उसी का सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग। वो उसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव रखता है, ठीक? शुंग वंश की नींव रखता है ना? ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित करता है, ठीक? क्यों? क्योंकि आपके अशोक के काल से ही बौद्ध धर्म जो है वो ख्याति प्राप्त कर रहा था। जो आपका हिंदू धर्म था, है ना? सनातन धर्म था, वो थोड़ा-सा झुकाव उसका कम हो गया था। तो पुष्यमित्र शुंग है वो बृहदत्त की हत्या करके वापस से ब्राह्मण साम्राज्यवादी और जो भी अ, जो हिंदू रीतु रिवाज थे उनको पुनः से वो वापस स्थापित करता है, लाता है, ठीक? पुष्यमित्र शुंग। अब एक चीज ध्यान देखिए दीजिएगा। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम लोग इतना देख लेते हैं। फिर शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है ना? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन होता है? देवभूति, ठीक? देवभूति होता है। उसकी हत्या कौन करता है? वसुदेव, है ना? वसुदेव हत्या करता है और कौन-सी वंश की स्थापना करता है? कण्व वंश की स्थापना करता है। इसको भी हम लोग देख चुके थे। फिर उसके बाद और क्या देखे थे? मतलब ये महाजनपद काल के बाद हम लोग जो पढ़े थे ना, आपका कर्ण वंश, शुंग वंश, है ना? और सातवाहन वंश उसका बात है। तो आपका ये जो आपका कर्ण वंश है, शुंग वंश है और सातवाहन वंश और आपका ये थ्योरी, इंडो ग्रीक, शक, पाषाण एवं कुषाण, इन दोनों को मर्ज करके ये मतलब ये थ्योरी हो जाएगा। फिर इन दोनों का मर्ज करके एमसीक्यू लाएँगे हम लोग, ठीक है? तो उस एमसीक्यू को करोगे तो ये दोनों थ्योरी पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक? और संगम काल इसको अलग से पढ़ लेंगे और उसका अलग से हम लोग एमसीक्यू देख लेंगे संगम काल का, ठीक? तो कर्ण वंश की स्थापना किया, है ना? ठीक, शुंग के किसको देवभूति की हत्या करके उसी का ही क्या है मंत्री, है ना? उसी का ही मंत्री, ठीक? वसुदेव देवभूति को खत्म करके अपना राज्य स्थापित करता है कर्ण वंश, ठीक? उसके बाद आता है आंध्र सातवाहन वंश। तो देखिए मौर्य वंश के बाद सबसे सशक्त शासन किसका रहा है या सशक्त साम्राज्य किनका रहा है आपका? तो आप लोग क्या लिखोगे? सातवाहन वंश, ठीक? क्या लिखोगे? सातवाहन वंश। और इसी में ही हम लोग देखे थे सातवाहन वंश वाले में ही आपका सातवाहन वंश वाले में देखे थे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो होता है ना, गौतमीपुत्र सतकर्णी वो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है आपका सातवाहन वाले शासक में, ठीक? इन बातों का भी आप लोग क्या रखोगे? ध्यान रखोगे, ठीक? और एक चीज़ और सातवाहन वंश के बारे में एक चीज़ और याद रखना है आप लोगों को क्या? कि जो सातवाहन वंश के जो शासक थे, उन लोगों का प्रथम अभिलेख मिलता है कि मतलब जैसे गाँव को दान में दिए हैं ब्राह्मण को, है ना? तो उनका सर्वप्रथम लिखा हुआ अभिलेख मिलता है आपका, ठीक? ठीक? अभिलेखी प्रमाण छोड़ने वाले प्रथम शासक मतलब गाँव दान में दिए हैं करके प्रथम अभिलेखी प्रमाण छोड़ने वाले प्रथम शासक कौन थे आपके? ये सातवाहन शासक थे, जिसको क्या कहा जाता? अग्रहार भी कहा जाता था। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक? थ्योरी क्लास में कंप्लीट हो चुका है। जाके इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको लेक्चर को देख लीजिएगा आप लोग, ठीक? तो सारा चीज़ आप लोग क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज इंडो ग्रीक शक पार्शियन एवं कुषाण। तो इसी में हम लोग कनिष्क के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका? कुषाण में कनिष्क का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि वो बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड है। चतुर्थ बौद्ध संगीति भी कनिष्क के समय हुई थी, है ना? आपकी पहली ईसा शताब्दी में, ठीक? पहली सदी ईसी पहली सदी ईस्वी में उसको भी देखें हम लोग देखेंगे हम लोग, ठीक? अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ समय बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में ही हो गया था आपका, है ना? 185 ईसा पूर्व में ही कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग
बृहदत्त जो होता है अंतिम शासक, उसकी हत्या करके शुंग वंश स्थापित करता है ना? तो शुंग, कर्ण वंश तो ऐसे ही रहते हैं। फिर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक होते हैं आपके सातवाहन वंश, है ना? फिर सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक? अब देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ समय बाद उत्तर-पश्चिमी भारत में यूनानी एवं मध्य एशिया और क्या सीथियन शासन की स्थापना हुई है, ठीक? अब देखिए यहाँ पे बैक्ट्रियन, हिंद यूनानी इंडो बैक्ट्रियाई, अफ़गानिस्तान के जो शासक होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक? बैक्ट्रियाई। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में, ईसा पूर्व दूसरी सदी के क्या बोल रहे हैं, आरंभ में अफ़गानिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत में बैक्ट्रियाई या भारत यूनानी राज्य स्थापित था। बैक्ट्रियाई शासक, अब देखिए इसमें इतना थ्योरी पोर्शन रटने की ज़रूरत नहीं है, ओनली सिर्फ आप लोग क्या देखोगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक? सोने के सिक्के, भारत में सोने के सिक्के चलाने के लिए प्रसिद्ध है कौन? बैक्ट्रियाई, ठीक? बैक्ट्रियाई क्या है? सोने के सिक्के चलाने के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे? भारत में। अब देखिए सबसे प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक क्या था? मिनांडर। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ों को याद रखना है। जब हम लोग महाजनपद काल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे ईरानी शासक का आक्रमण जो हुआ था, है ना? तो डेरियस या दारा, सर्वप्रथम ईरानी शासक क्या था आपका? डेरियस या दारा। उसको याद रखना था, पहला विदेशी आक्रमण था, दूसरा विदेशी आक्रमण में क्या आता है आपका? यूनानी, यूरोपीय लोग, है ना? उस चीज़ों को भी याद रखना है। तो महाजनपद काल का हम लोग एमसीक्यू लगाए थे, तो उसमें भी हम लोग ये चीज़ों को देख लिए थे, ठीक? मिनांडर, ये जो मिनांडर है ना? जिसका टेन्योर क्या है? 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ है। भारतीय स्त्रोतों में इसे मिलिंद कहा गया है, ठीक? भारतीय स्रोतों में इसे मिलिंद कहा गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा, जब हम लोग एमसीक्यू लगा रहे थे या फिर हम लोग थ्योरी पोर्शन भी देखे थे, तो बुद्ध के समकालीन कौन है? तो बुद्ध के समकालीन कौन थे? बिंबसार, और कौन था आपका? बिंबसार, और कौन थे आपके? प्रसेनजीत, है ना? तो उसमें मिलिंद करके भी आया था, एक क्वेश्चन है सेंट्रल लेवल का एग्जाम, उसमें क्या मिलिंद भी था। तो मिलिंद तो मौर्योत्तर काल के बाद का है ना? तो यहीं पे देख लीजिए आपका, ये देखिए मिलिंद। इसकी राजधानी शाकल या वर्तमान सायलकोट थी, उसे नागार्जुन, ये वही नागार्जुन है जो कि क्या है, शून्यवाद का सिद्धांत दिए हैं या सापेक्षता का सिद्धांत दिए हैं, अथवा नागसेन, नागार्जुन को ही क्या, नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, ठीक? बौद्ध धर्म में इसको क्या किए? दीक्षित किए। मिनांडर और नागसेन के प्रश्नोत्तर पाली भाषा की मिलिंद पन्हो, है ना? मिलिंद के प्रश्न में संकलित है, ठीक? किनका-किनका? मिनांडर और नागसेन के बीच में प्रश्नोत्तरी हुई होगी पाली भाषा की। मिलिंद पन्हो, ठीक? मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद के प्रश्न में संकलित है, ठीक? चीज़ों को भी याद रखिएगा। अब देखिए आगे, तक्षशिला के यूनानी शासक के दूत ने तक्षशिला के, देखिए तक्षशिला क्या था? गंधार जो महाजनपद था उसका क्या था? तक्षशिला आपका राजधानी था, है ना? अब देखिए यहाँ पे बोल रहे तक्षशिला के यूनानी शासक के दूत ने मगध दरबार में हेलियोडोरस को दूत के रूप में भेजा, ठीक? देखिए यहाँ पे हम लोग दूत देखते जा रहे हैं, जैसे मेगास्थनीज को देखे थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, है ना? उसके शासक में किसका दूत था वो? सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज, है ना? जिसने इंडिका नामक बुक की रचना की थी, तो इसको भी हम लोग देखे थे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तक्षशिला की यूनानी शासक के दूत ने मगध दरबार में, कौन से दरबार में? मगध दरबार में हेलियोडोरस को दूत के रूप में भेजा था, जिसने भागवत धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सा धर्म? भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? बेसनगर में जो गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था हेलियोडोरस का, बेसनगर अभिलेख वासुदेव से संदर्भित है। ठीक, जो को भी याद रखिएगा। जो हेलियोडोरस होता है ना, किसका? यूनानी शासक का जो दूत होता है, जो मगध साम्राज्य में आता है, वो क्या करता है आपका? भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है और बेसनगर में क्या? गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराता है। ठीक, इन बातों को भी याद रखिएगा। ठीक, ये इतना हम लोग किसका देख लिए? क्या बोलते हैं, हिंदी यूनानी इंडो बैक्ट्रियाई का। ठीक, क्या क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट? सर्वप्रथम भारत में, मतलब कि बैक्ट्रियाई शासक भारत में सोने के सिक्के चलाने के लिए भी प्रसिद्ध है ना? सोने के सिक्के चलाने के लिए प्रसिद्ध है। फिर मिनांडर के बारे में पढ़ते हैं, क्या है मिनांडर? यूनानी शासक है। जैसे ईरानी शासक आपका क्या था? डेरियस था, दारा था, वैसे ये यूनानी शासक है। ठीक, और इसका क्या है? नागार्जुन अथवा नागसेन ने बौद्ध धर्म में इसको दीक्षित किया है ना? और संवाद हुआ है नागसेन, नागार्जुन और मिनांडर के बीच। मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद की प्रश्न, है ना? मिलिंद के प्रश्न में संकलित है। वही तक्षशिला के जो यूनानी शासक का जो दूत होता है, मगध दरबार में आता है, पर क्या धर्म अपना लेता है? वैष्णव धर्म। उसका नाम क्या है दूत का? हिलियोडोरस। तो ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक, जो बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का क्या कराया? निर्माण कराया। अब शक के बारे में आते हैं। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक, जो शक थे वो क्या थे? मूलतः मध्य एशिया के क्या थे? निवासी थे। उज्जैन का रुद्रदमन सर्वाधिक विख्यात तक शासक हुआ। ठीक, उज्जैन जो है आपका, है ना? क्या था उसका? महाजनपद अवंती। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी या उज्जैन। ठीक, तो उज्जैन का रुद्रदमन सर्वाधिक विख्यात शक शासक हुआ। उसके बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख,
जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, ठीक? जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका, उससे इसकी जानकारी आप मिलती है, ठीक? इस बात को भी आप लोग नोट करके रखिएगा। अब देखिए, यह अभिलेख संस्कृत में लिखे सर्वप्रथम अभिलेखों में से एक है, जो रुद्रदमन सर्वाधिक विख्यात शक शासक हुआ, ठीक? शक शासक में आप लोग को किसको पढ़ना है? रुद्रदमन के बारे में। जैसे हम लोग सातवाहन वंश पढ़े, तो सातवाहन वंश में हम लोग एक ही जन का नाम देखे। किसका नाम देखे थे हम लोग? गौतमीपुत्र सतकर्णी, है ना? गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में देखे थे। वैसे ही शक शासन में किसका नाम रखना है आपको? रुद्रदमन का नाम याद रखना है। और एक चीज़ याद रखिए, जब हम लोग अभी कुषाण वंश के बारे में पढ़े, तो उसमें किसका नाम याद रखना है? कनिष्क का नाम याद रखना है, ठीक? कनिष्क का नाम याद रखना है। वैसे शुंग वंश पढ़े थे, उसमें कौन किसका नाम याद रखे थे? पुष्यमित्र शुंग का। और वध हुआ देवभूति, उसका नाम याद रखे थे, है ना? तो इस तरीके से याद रखना है। कौन क्या था? वसुदेव, है ना? ऐसे याद रखना है, बस एक-एक शासक बस नाम याद रख लो, काफ़ी है। जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुई यह अभिलेख संस्कृत में लिखे सर्वप्रथम अभिलेखों में से एक है। तो ये पूछा जाता है, जूनागढ़ जो अभिलेख है, किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, या अर्धमागधी भाषा में, या संस्कृत भाषा में? क्या भाषा आ जाएगा? संस्कृत भाषा में, ठीक? उसके बाद रुद्रदमन ने स्वयं के व्यय से मौर्यों के समय बनाए गए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक? ये वाला जो चीज़ है आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, इसी का जो सुदर्शन झील होता है ना? यही जो सुदर्शन झील होता है, इसको मौर्य काल में, है ना? इसी को आपका क्या? मौर्य काल में, इसी को ही आपको क्या है? मौर्य काल में जो है, कहाँ का गवर्नर आपका? किसके निर्देश से बनाता है? चंद्रगुप्त के निर्देश से बनाता है सुदर्शन झील को, है ना? चंद्रगुप्त के निर्देश से बनाएगा। कौन? सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त, है ना? सौराष्ट्र का गवर्नर पुष्यगुप्त। देखिए, सौराष्ट्र का नोट कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है? यहीं पे सौराष्ट्र का गवर्नर, सौराष्ट्र का गवर्नर बनाएगा किसके उससे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके निर्देश से, ठीक? क्या नाम है इसका? और गवर्नर का क्या नाम है? पुष्यगुप्त, ठीक? पुष्यगुप्त, ठीक? ये किसके निर्देश से बनाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के। वहीं पे जब हम लोग अशोक के बारे में देखते हैं, है ना? जब अशोक का पढ़ते हैं, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद क्या आ गया आपका? अशोक आ गया, है ना? तो उसमें, उस वाले में हम लोग देखते हैं अशोक के गवर्नर जो यवनराज तुषफाक होता है ना? तुशासक, तुशाश तुषफाक ऐसे करके रहता है नाम, है ना? उसने सुदर्शन झील से क्या निकलवाता है? नहर निकलवाता है, ठीक? अशोक के गवर्नर यवनराज, बस नाम याद रखिए। अशोक के गवर्नर कौन? यवनराज, ठीक? अशोक के गवर्नर कौन? यवनराज। अशोक के गवर्नर कौन? यवनराज, यवनराज। ये इस सुदर्शन झील से क्या निकलवाता है? नहरें निकलवाता है, ठीक? इस सुदर्शन झील से क्या निकलवाएगा? नहरें, नहरें। तो यहाँ से 3 नाम याद हो गए आपके। सबसे पहले सौराष्ट्र, देखिए राइटिंग समझ नहीं आएगा तो जो बोल रही हूँ उसको सुन के आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक? सौराष्ट्र गवर्नर पुष्यगुप्त क्या बनाता है? सुदर्शन झील बनवाता है। किनसे निर्देश लेता है? चंद्रगुप्त मौर्य जी से, ठीक? सौराष्ट्र गवर्नर पुष्यगुप्त। और अशोक का गवर्नर कौन है? यवनराज। वो क्या निकलवाता है? इसी सुदर्शन झील से नहरें। अब जीर्णोद्धार कौन कराता है? इससे बनेगा ही ना क्वेश्चन, सुदर्शन झील से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको थोड़ा देख के रुक के याद करिएगा, ठीक? देख के रुक के याद कीजिएगा, ठीक? तो राष्ट्र गवर्नर पुष्यगुप्त क्या बनाएगा? सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, है ना? उनसे निर्देश लेके, और क्या बोलते हैं, देखिए आपका जो झील है, सुदर्शन जो झील बना है उसी में तो पुष्य खिलेगा, है ना? पुष्प खिलेगा, इस तरीके से इसको लिंक करिएगा, ठीक? अब देखिए, अशोक के गवर्नर यवनराज क्या निकलवाता है? नहरें निकलवाता है उसी सुदर्शन झील में। अब इसको जीर्णोद्धार कौन करवाएगा? रुद्रदमन, ठीक? कौन से वंश का है? शक वंश का है रुद्रदमन, है ना? एक ही जन तो व्यक्ति का नाम याद रखना है, रुद्रदमन ने स्वयं के व्यय से मौर्यों के समय बनाए गए सुदर्शन झील का क्या करवाया है? जीर्णोद्धार करवाया है। इस चीजों को याद रखिएगा, ठीक? चीजों को याद रखिएगा, ठीक? यहाँ से याद हुआ सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्य, है ना? पुष्प खिलेगा सुदर्शन झील में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश से बनाता है। फिर उसके बाद उसी का बेटा जो अशोक है, वो यमनराज जो गवर्नर होता है, वो नहरें निकलवाता है, ठीक? अब उसके बाद पार्थियन, पार्थियन का देखिए, शकों के बाद कितना लाइन है? बस 4-5 लाइन है इसका पार्थियन का, ठीक? पार्थियन, शकों के बाद पार्थियन है, शक के बाद कौन है? पार्थियन। इनकी राजधानी तक्षशिला हुई, ठीक? पार्शियन की राजधानी क्या हुई? तक्षशिला। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई शासक, इस ये इससे भी क्वेश्चन बनेगा। एमसीक्यू जो मैं अभी फ्रेम कर रही हूँ उसमें भी ये
इसी से रिलेटेड है, ठीक? ईसाई धर्म का प्रचार करने सेंट थॉमस किसके शासन काल में आया था? तो गोंदो फर्निच के, ठीक? गोंदो फर्निच के शासन काल में आया था। पारथियाई शासक गोंदो फर्निच, ऐसे ही नाम याद रखना है आपको, गोंदो फर्निच, इसका कोई ट्रिक नहीं है ना? वैसे भी क्वेश्चन जब एमसीक्यू लगाओगे ना, तो एक बार आप पढ़े हो ना, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करता है। बस ये है रिवीजन करते चलना है। उसी उसी के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने सेंट थॉमस 52 ईस्वी में भारत में आए, जिनकी मालाबार में क्या हो गई? हत्या कर दी गई, ठीक? यहाँ पे शक वाले में हम लोग रुद्र दमन देखे, एक ही शासक के बारे में। पार्शियन में भी एक ही पार्थियन में भी एक ही शासक देखे आपके, कौन? गोंदो फर्निच, है ना? इस तरीके से बस एक-एक शासक के बारे में करना बहुत है, ठीक? बैक्ट्रियन वाले में भी हम लोग किसका देखे? इसका मिलांडर का, है ना? मिनांडर का देखे, है ना? बस इस तरीके से बस एक-एक शासक के बारे में डिटेल से जान लो। जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से हम लोगों को देखते जाना है। अब देखिए कुषाण, कुषाण का प्रथम कुजुल बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब इम्पोर्टेंट है कुषाण, कनिष्क के कारण बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक? इसका एक-एक लाइन पूरा एमसीक्यू में आया हुआ है, मतलब कि पूछा गया है सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में आपके, है ना? तो देखिए, कुषाणों का प्रथम शासक कौन था? कुजुल कंडफिस। कौन था? कुजुल कंडफिस, ठीक? कुषाणों का। कुषाण, कुजुल, कणफिस, नाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं, कु से कुषाण, कु से कुजुल, कणफिस, ठीक? कनिष्क कुषाणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक, ठीक? कनिष्क देखिए, ये कनिष्क जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है कुषाण का। जैसे सातवाहन वंश का गौतमीपुत्र सतकर्णी था, है ना? और अभी हम लोग शक वाला देखे थे, उसमें भी एक ही जन का नाम देखे थे। पार्थियन वाले में भी सिर्फ एक ही जन का नाम गोंदोफालिस करके नाम देखे थे, है ना? यहाँ पे सिर्फ एक-एक शासक का बस नाम याद रखना है, ठीक? जैसे यहाँ पे गोंदो फर्निस करके नाम देखे थे, किसमें? आपके पार्थियन में, है ना? और शक वाले में आपके रुद्रदमन, ठीक? इस तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कनिष्क है ना? कुषाणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है। कब से कब तक? 78 से लेके 123 ईसा, है ना? ईस्वी। उसके साम्राज्य में मध्य एशिया के यारकंद, काशगर तथा खोतान भी शामिल थे, ठीक? यारकंद, काशगर, खोतान, ठीक? शामिल थे। एक चीज़ याद रखिएगा, कनिष्क क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? जो 4 बौद्ध संगीति होती हैं, तो जो आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है ना? कनिष्क के कुंडलवन ग्राम, कुंडलवन ग्राम कहाँ आपका? कश्मीर में, कुंडलवन ग्राम कश्मीर में कनिष्क संरक्षण करता है उसका, है ना? कब होता है? पहली सदी में होता है, पहली पहली सदी ईस्वी में होता है ना? और क्या बोलते हैं, संरक्षक कौन, अध्यक्ष कौन होते हैं? संरक्षक तो कनिष्क कर रहा है, कनिष्क राजा, और अध्यक्ष कौन होते हैं आपके? कौन होते हैं? वसुमित्र, और कौन? आपके अश्वघोष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक? इन चीज़ों को याद रखिए। अब देखिए, मध्य एशिया के इन क्षेत्रों को जीतने वाला कनिष्क भारतीय इतिहास का पहला शासक था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य एशिया के इन क्षेत्रों को, कौन-कौन से क्षेत्र को? यारकान, काशगर और खोतान के क्षेत्रों को जीतने वाला कनिष्क भारतीय इतिहास का पहला शासक था। कनिष्क के साम्राज्य की 2 राजधानियाँ थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम पुरुषपुर आता है ये, इसको मतलब कि पेशावर बोलते हैं, ठीक? द्वितीय क्या है? मथुरा। प्रथम क्या है? पुरुषपुर, कनिष्क का जो प्रथम राजधानी हो गया, प्रथम पुरुषपुर, और द्वितीय क्या है? मथुरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहता है, ठीक? हर लाइन इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के 78 ईस्वी में सिंहासन रोहण के साथ ही शक संवत भी प्रारंभ हुआ। ये भी आता है, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 78 ईस्वी, 78 ईस्वी, ठीक? कनिष्क के समय शक संवत, और इसी को ही जो हम लोग अभी जो यूज़ करते हैं वो हमारा शक संवत ही है ना। जो भारत सरकार का राजकीय कैलेंडर है, कनिष्क ने, है ना? भारत सरकार का यही क्या है? शक संवत जो है राजकीय कैलेंडर, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं अभी। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म ग्रहण किया। देखिए, कनिष्क के समय में ही 2 भागों में बढ़ जाता है आपका जो बौद्ध धर्म है, महायान और हीनयान। तो हीनयान रूढ़िवादी विचार को मानता है, और महायान लोग क्या करते हैं? प्रगति प्रचार-प्रसार को मानते हैं। पर बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, मतलब, है ना? मूर्ति पूजा नहीं माना, पर इसी में ही बौद्ध जी की ही मूर्ति बना के उनकी पूजा करनी शुरू की जाती है, और यहीं से ये क्वेश्चन बनता है कि पहला ऐसा मानव जिसकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई, तो बुद्ध जी की, ठीक? ऐसे करके भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भारत राज्य का राजकीय कैलेंडर है, कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म ग्रहण किया, कश्मीर में चतुर संगीति का आयोजन करवाया, ये भी हम लोग देख लिए, ठीक? इसके अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र थे, अशोक घोष, वसुमित्र दोनों कनिष्क के समकालीन थे। तो हम लोग देख ही लेते ना, संरक्षक करते हैं और वो अध्यक्ष बनते हैं, तो ठीक समकालीन ही हुए। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। आगे हाँ, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। कब कब बनाई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी खड़ी प्रतिमा। और एक और प्रतिमा के बारे में हम लोग बुद्ध जी का जब एमसीक्यू लगा रहे थे, तब देखे थे कि पृथ्वी को ऐसे, मतलब कि छूते हुए जो उनकी मूर्ति है वो कहाँ पे है करके, है ना? तो एमसीक्यू को अगर लगाए होगे तो उसका आंसर आप लोगों को याद होगा।
तो उसका आंसर क्या था वो आप लोग बताइएगा, ठीक? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ कुषाण काल में बनाई गई। कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, ठीक? इसी को क्या बोलते हैं? पेशावर भी बोलते हैं और दूसरी राजधानी क्या थी इसकी? मथुरा थी, ठीक? कनिष्क के समय बौद्ध धर्म हीनयान या महायान में विभाजित हो गया था, वही बात है। रूढ़िवादी हीनयान का केंद्र कौन था आपका? कौशाम्बी, ठीक? कौशाम्बी था, ठीक? रूढ़िवादी हीनयान का केंद्र कौन था? कौशाम्बी। इसका प्रसार लंका, बर्मा, दक्षिण-पूर्व एशिया में हुआ, जबकि महायान जो है, महायान का प्रसार कहाँ हुआ था? चीन, जापान, है ना? चीन, जापान में हुआ था, हम लोग देखे थे। और कहाँ हुआ था? मध्य एशिया में हुआ था, ठीक? में नहीं लिखा होगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक? महायान का प्रचार कहाँ हुआ था? चीन, जापान के लोग मानते हैं उसको और मध्य एशिया के लोग मानते हैं। पर लंका, बर्मा और दक्षिण-पूर्व एशिया के लोग क्या मानते हैं? हीनयान को मानते हैं। और एक और आता है आपका, है ना, वज्रयान करके भी आता है, जिसमें तंत्र मंत्र संबंधित है वो, ठीक है? तो महायान में मत में बुद्ध को ईश्वर मानकर उसकी मूर्ति पूजा हुई, ठीक? एक बार और इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कुषाण वाले में। कुषाण का प्रथम शासक पूछिएगा तो कुषाण, कुजुल, कन्फ्यूज़ करके याद रखना, ठीक? सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है आपका? कनिष्क है। इसी के ही काल में क्या होता है? चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, कहाँ पे होती है? कुंडलवन ग्राम में होती है आपका, है ना? और कहाँ पे है वो? कश्मीर में है, ठीक है? पहली सदी ईस्वी में होती है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? अश्वघोष। इसीलिए दोनों समकालीन है करके भी बताया गया है इसमें। और कनिष्क के साम्राज्य की 2 राजधानियाँ थी, क्या थी? पेशावर था एक, है ना? जिसको क्या बोलते हैं? पुरुषपुर, ठीक? पुरुषपुर, पेशावर, उसी को क्या बोलते हैं? पुरुषपुर। और एक और क्या था इसकी राजधानी? मथुरा, ठीक? को भी याद रखिएगा। और वही है चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हीन और महायान में बढ़ जाता है। कनिष्क महायान को मानता है और महायान को कौन-कौन देश के लोग मानते हैं? चीन, जापान और आपके मध्य एशिया और बर्मा और लंका, ये सब के लोग किसको मानते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया वाले हीनयान को मानते हैं, रूढ़िवादी विचार को, ठीक? और हीनयान का केंद्र क्या है आपका? कौशाम्बी, ठीक? और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्यापार, प्रशासन, धर्म, कला। कुषाणों का सिल्क मार्ग पर आधारित था। कुषाणों, यहाँ पे देखिए अगला लाइन क्या लिखा हुआ है आपका? कुषाणों का सिल्क मार्ग पर अधिकार था, सिल्क मार्ग पर अधिकार था। कुषाण जो होते हैं, उनका सिल्क मार्ग पर अधिकार था। सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग चीन से आरंभ होकर ईरान और पश्चिमी एशिया के रोमन साम्राज्य तक जाता था। ठीक, ये जो रेशम मार्ग है इन्हीं के ही मतलब कि इन्हीं के काल में देन है, इन्होंने ही दिया था कुषाण ने, ठीक? बाकी तो पहले से था पर इधर भारत साइड में ताकि व्यापार हो सके अच्छे से। देखिए यहाँ पे कुषाणों का सिल्क मार्ग पर अधिकार था, किनका अधिकार था? कुषाणों का था। सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग चीन से आरंभ होकर कहाँ तक? ईरान व पश्चिमी एशिया के रोमन साम्राज्य तक जाता था, ठीक? चीन चीन से आरंभ होकर कहाँ? ईरान व पश्चिमी एशियाई के रोमन साम्राज्य तक जाता था। कालांतर में यूनानी, शाक, पार्थियन एवं कुषाण भारतीय समाज में विलीन हो गए। ठीक, ये लोग बाहरी तो थे, पर आके यहीं पे विलीन हो गए विदेशी शासक वर्ग के लोगों को, है ना? इन्हीं लोग को, ये लोग विदेशी शासक थे, है ना? बाहर से आए थे और धीरे-धीरे भारतीय समाज में ही क्या हो गए? ये लोग विलीन हो गए, यहीं पे ही बन हो गए। ठीक, तो विदेशी शासक वर्ग के लोगों को हिंदू समाज में क्या है? द्वितीय श्रेणी के क्षत्रियों के रूप में शामिल किया गया है, ठीक? विदेशी शासक के वर्ग के लोगों को द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय के रूप में क्या किए हैं? शामिल कर लिए हैं। इस काल में भारतीय प्रशासन में कई विदेशी तत्व शामिल हुए जैसे क्षत्रपी व्यवस्था, सैनिक गवर्नरशिप, राजतत्व के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत की मान्यता, भव्य उपलब्धियां आदि, ठीक? क्या-क्या? क्षत्रपी व्यवस्था हुआ, सैनिक गवर्नरशिप हुआ, राजत्व के देवीत्व उत्पत्ति सिद्धांत की मान्यता, भव्य उपलब्धियां आदि, ठीक? उपाधियां आदि। अभी देखिए नागार्जुनी कोंडा एवं अमरावती, जो आपका नागार्जुनी कोंडा एवं अमरावती है, इक्ष्वाकुओं इक्ष्वाकुओं के समय बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बनाए गए। इक्ष्वाकु, ठीक है? जो इक्ष्वाकु होते हैं, इक्ष्वाकु है, उनके समय में क्या है? बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र क्या-क्या बने आपके? नागार्जुनी कोंडा एवं अमरावती, ठीक? यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। खुद कनिष्क, कुषाण का जो कनिष्क है वो खुद बौद्ध धर्म का क्या था? बौद्ध धर्म को मानता था, उसको संरक्षण करता था, ठीक? तो वही चीज़ को बोल रहा है यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत होकर हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हो सके, है ना? तो हिंदू धर्म में क्या था उस समय? तो वर्ण व्यवस्था आ गई थी, है ना? तो उसके तहत जो आप अस्पृश्यता है ना और धर्मशास्त्र का उन्मूलन हो गया था। तो बहुत सारे भेद होते थे शूद्रों के साथ, ये सारी चीज़ें, है ना? महिलाओं को लेकर भी। तो को इन चीज़ों से आकर्षित ना होकर वो लोग किसमें चले गए फिर? बौद्ध धर्म की और रुझान उनका बढ़ गया, ठीक? कदम वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर शर्मन ने 18 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अब देखिए हम लोग पढ़े थे इसमें उत्तर वैदिक काल में क्या है राजाओं लोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए क्या करते थे अनुष्ठान यज्ञ करते थे ठीक जिसमें से आपका क्या होता है राजसेयु यज्ञ अश्वमेध यज्ञ है ना ये सब चीज होता था
ठीक, तो 18 बार अश्वमेध कौन किया है आपका? कंदप वंश के, है ना? कंदप वंश के संस्थापक मयूर शर्मा ने, ठीक? इस काल में यूनानी, रोमन तथा भारतीय तत्वों के मिश्रण से गांधार कला शैली का जन्म हुआ। देखिए, गांधार कला शैली क्या है करके पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो क्या-क्या है? यूनानी, रोमन और भारतीय तत्व। क्या-क्या? यूनानी और रोमन और भारतीय तत्व के मिश्रण से क्या बनेगा? गांधार शैली का जन्म होगा। अब देखिए गांधार कला की प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रीक देवता अपोलो से बुद्ध की मूर्तियों का साम्य है ना? बुद्ध की जो मूर्ति है वो और ग्रीक देवता अपोलो जो है ना? दोनों का देखिएगा गूगल में भी सर्च करके, तो सिमिलैरिटी दिख जाएँगी। शारीरिक सौंदर्य, पारदर्शी वस्त्र, लहरदार बाल, निर्माण में सफेद पत्थर और चूने का प्रयोग और मथुरा कला शैली, है ना? मतलब कि विकास काल भी यही था। मथुरा कला शैली के विकास का काल भी क्या था? यही था। इस कला शैली की प्रमुख विशेषताएँ निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग होना, चेहरे के चारों ओर आभा मंडल होना, चेहरे पर आध्यात्मिक शांति के भाव तथा घुंघराले बाल आदि थे। मथुरा कला शैली का प्रमुख उदाहरण कनिष्क की शीश विहीन मूर्ति है। देखिए, मथुरा कला शैली का प्रमुख उदाहरण कनिष्क की शीश विहीन मूर्ति भी आप लोग गूगल में सर्च करोगे तो वो आ जाएगी। इतना बस है उसका सर नहीं है, बस इतना धड़ है उसका, ठीक? एक चाकू लिए ऐसे करके यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक? तो भी देख लीजिएगा, आप लोग सर्च कर लीजिए गूगल पे। उसके बाद हम लोग आते हैं साहित्य एवं विज्ञान में, उसके पहले थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं इसको। देखिए, व्यापार प्रशासन में क्या था आपका? सिल्क मार्ग इम्पोर्टेंट है, ठीक? तो किनका अधिकार था? कुषाणों का सिल्क मार्ग पर अधिकार था, जो कि चीन से आरंभ होकर कहाँ? ईरान व पश्चिमी भाग एशिया के रोमन साम्राज्य तक आपका क्या था? जाता था। अब देखिए, कालांतर में यूनानी, शक, पार्शियन और कुषाण भारतीय समाज में विलीन हो गए। अब यहीं पे रहते थे तो भारतीय समाज में विलीन हो गए और इन्हीं को ही क्या क्या बोला गया? इन्हीं को ही क्षत्रिय, जो द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय हैं, उन वर्ग में शामिल कर लिया गया, ठीक? इस काल में भारतीय प्रशासन में विदेशी तत्व शामिल हुए तो क्या-क्या? क्षत्रपीय व्यवस्था, सैनिक गवर्नरशिप, राज्य के देवी उत्पत्ति, है ना? सब सिद्धांत को माने। इक्ष्वाकुओं के समय क्या है? बौद्ध संस्कृति केंद्र बन गए कौन-कौन सा? नागार्जुनीकोंडा और अमरावती। अब देखिए वही बोल रहा है अगला, यूनानी, कुषाण एवं शकों में हिंदू धर्म के स्थान पर क्या अपनाए थे? बौद्ध धर्म। कनिष्क इसका साक्षात उदाहरण है, जो कि प्रथम ईसवी सदी में क्या करता है? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करता है ना? और रुझान क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे जाति प्रथा अभिभूत थे, इसी कारण वो लोग का झुकाव कहाँ चला गया? बौद्ध धर्म में। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मा 18 बार अश्वमेध यज्ञ कराया है, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। और इस कला में यूनानी, रोमन, देखिए क्या-क्या? यूनानी और रोमन और भारतीय कला का मिश्रण क्या है आपका? गांधार कला शैली का जन्म हुआ है, ठीक? अब एग्जाम्पल में ग्रीक देवता अपोलो से बुद्ध की मूर्तियों का साम्य, शारीरिक सौंदर्य, पारदर्शी वर्ष, लहरदार बाल, निर्माण में सफेद पत्थर और चूने का प्रयोग, है ना? सब चीज़ देख लीजिए। मथुरा कला शैली का भी इसी के समय में ही विकास हुआ। अब देखिए, इस कला की मतलब इस कला शैली की प्रमुख विशेषताएँ निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग है, चेहरे के चारों ओर आभा मंडल, चेहरे पर आध्यात्मिक शांति के भाव तथा घुंघराले बाल आदि थे। मथुरा कला शैली का प्रमुख उदाहरण, मथुरा कला शैली का अगर प्रमुख उदाहरण पूछेगा तो कनिष्क की शीशविहीन मूर्ति है और इसी में ही क्या लिखा हुआ है, इसी उदाहरण में ये भी चीज़ लिखा हुआ है कि ये देवपुत्र है, कनिष्क जो है वो देवपुत्र है, ऐसे करके देवपुत्र कनिष्क ऐसे करके कुछ वर्ड लिखा हुआ है। जब आप लोग गूगल में सर्च करोगे ना तो दिखता है, ठीक? साहित्य एवं विज्ञान, इसलिए तो इसको देवपुत्र कहा गया है और देव नाम प्रिय किसको बोला गया है? अशोक को बोला गया है। पीएससी किसको बोला गया है ना? तो भी अशोक को बोला गया है और देवपुत्र किसको? आपके कनिष्क को बोला गया है, ठीक? याद रखिए। साहित्य एवं विज्ञान, बौद्ध विज्ञान, अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की, ठीक? बौद्ध विद्वान अश्वघोष जो है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या था? उपाध्यक्ष था ना, यही चतुर्थ बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष जो था अश्वघोष, वो बुद्ध चरित की क्या किया है? रचना किया है। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका की रचना की है। इंपॉर्टेंट होते हैं ये रचनाएँ, पूछे जाते हैं। अश्वघोष ने बुद्ध चरित, माध्यमिक कारिका की रचना किसने की? नागार्जुन ने की। और देखिए तो विशाख दत्त की रचना किसने? मुद्रा राक्षस ने की थी, है ना? और मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका। और आपका अर्थशास्त्र जो है ना? वो उसकी रचना किन्होंने की थी? कौटिल्य ने, उसी को ही विष्णुगुप्त बोलते हैं, उसी उन्हीं को ही क्या बोलते हैं? और चाणक्य बोलते हैं, ठीक? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? आपके नागार्जुन थे, ठीक? सापेक्षता के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है, नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद, देखिए यहीं पे आगे आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से साम्यता रखता है। अब देखिए ये वाला लाइन देखिए, यूनानी शब्द हेरोस्कोप, है ना? हेरोशास्त्र से बना, संस्कृत में इसका प्रयोग ज्योतिष के लिए, जैसे ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, वैसे ही हेरोस्कोप और हेरोशास्त्र कौन बोलते हैं? यूनानी लोग। भारतीयों ने कैलेंडर 7 दिनों का विभाजन एवं ग्रहों का नाम यूनानियों से ग्रहण किया है, ठीक? भारतीय लोग जो हैं, वो कैलेंडर में 7 दिनों का विभाजन एवं ग्रहों का नाम इनसे इनसे यूनानियों से ग्रहण किए हैं, ठीक?
और जो ज्योतिष शास्त्र होता है या ज्योतिष होता है उसी को हेरोस्कोप और हेरो शास्त्र बना, ठीक। इस काल में सिक्कों पर रोमन शैली के सिक्कों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। कुषाण वाला जब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो क्या हो रहा है, इस काल में सिक्कों पर रोमन शैली के सिक्कों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इस काल में रचा गया चरक का चरक संहिता, ठीक। चरक जो है ना, आयुर्वेदिक शास्त्र वाला है ना, मतलब कि ये जो चरक है कुषाण कनिष्क के काल का क्या है, ये आयुर्वेदिक का ज्ञाता है ना, आयुर्वेदक है, ठीक। इस काल में रचा गया चरक का चरक साहित्य आयुर्वेद पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। सुश्रुत भी इसी काल के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री था, है ना। सुश्रुत भी इसी काल का, इसको भी याद रखिएगा, सुश्रुत, ठीक। इसी काल का प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री था, ठीक। चरक भी था। महाभाष्य के लेखक, अब देखिए महाभाष्य किसकी है, पतंजलि की, है ना। योग दर्शन भी कौन लिखा हुआ है, पतंजलि। इसको कहाँ पे पढ़े थे हम लोग, जब हम लोग क्या बोलते हैं आपका ऋग्वेद काल में पूरी रचनाएं पढ़ रहे थे, है ना, वैदिक साहित्य पढ़ रहे थे, तब पढ़े थे इसको। महाभाष्य किसकी रचना है, पतंजलि की ना। लेखक व्याकरणचार्य पतंजलि भी इसी काल में हुए। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र रचना की। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र, ये सब पूछा जाता है, जितनी भी रचनाएं यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, है ना। भरत मुनि नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, महाभाष्य इसका, पतंजलि का। खास का स्वप्नवास वदता, है ना, स्वप्नवास वदता इस काल का है। सातवाहन राजा हाल ने, जो सातवाहन राजा होता है हाल ने, प्राकृत में गाथा सतसई, ठीक। गाथा सतसई, देखिए सातवाहन काल में हम लोग सिर्फ गौतमी पुत्र सतकर्णी का देखे थे कि वो वही महत्वपूर्ण शासक हुआ करके। अब यहाँ पे एक चीज और, सातवाहन राजा हाल ने प्राकृति में गाथा सतसई, गाथा सप्तसती लिखा, ठीक। वात्स्यायन का कामसूत्र एवं मनुस्मृति भी इसी समय लिखा गया, ठीक। मनुस्मृति भी और वात्स्यायन भी कामसूत्र इसी समय लिखा गया, ठीक। मतलब कुषाण कुषाण के बाद जो हम लोग साहित्य एवं विज्ञान देख रहे हैं उसमें पूरा ये चीज हुआ है, ठीक। पढ़िएगा इसको। उसके बाद देखिए, बस एक पेज और फिर खत्म। अब देखिए अन्य तथ्य क्या है, प्लिनी, ठीक। पालिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, अज्ञात लेखक की पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, व टोलमी की जियोग्राफिका, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या क्या नाम आ रहा है, देखिए पालिनी की नेचुरल हिस्टोरिका एक अज्ञात लेखक है, कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी आपका दूसरा, और तीसरा क्या है, टोलमी की जियोग्राफिका नामक पुस्तक, ठीक। टोलमी की जियोग्राफिका नामक पुस्तक में इस समय की भूगोल वाणिज्य की क्या प्रचुर जानकारी मिलती है, ठीक। इस समय जो भी भूगोल और वाणिज्य जो भी जानकारी है वो इनसे मिल जाती है, ठीक। मानसून की जानकारी क्या है, हिप्पापालस ने दी, हिप्पालस ने दी। मानसून क्या है, अरबी भाषा का शब्द है, ये आता है बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि मानसून कौन सी भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक। मानसून की जानकारी किससे मिल रही है, हिप्पापालस ने दी, ठीक। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत ने पांड्य राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, ठीक। 26 ईसा पूर्व में भेजा था। पांड्य राजा ने रोम राज्य में, पांड्य जो राजा हैं वो रोम राज्य में एक दूत भेजे थे, कब भेजे थे, 28 ईसा पूर्व में भेजे थे। प्राचीन समय में यूनान रोम में काली मिर्च की काफी मांग थी, इसलिए बहुत महंगे दामों पर बिकती थी, ठीक। प्राचीन समय में यूनान जो रोम है ना, यूनान रोम में काली मिर्च काफी महंगे थे, काफी मांग थी, यहाँ महंगे दामों पर बिकती थी। संस्कृत ग्रंथों में काली मिर्च को क्या क्या कहा गया है, यवन प्रिय कहा गया है, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। हाथी गुफा लेक राजा खारवेल से संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। ये भी एग्जाम में पूछा गया है आपका, ठीक। हाथी गुफा किससे रिलेटेड है, राजा खारवेल से। संस्कृत ग्रंथों में यमन प्री किसको बोला गया है, काली मिर्च को बोला गया, ठीक। और यूनान रोम में काली मिर्च की काफी मांग थी, इन चीजों को भी याद रखिएगा, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आपका क्या चीज, इंडो ग्रीक शक पार्थियन एंड कुषाण, इंडो ग्रीक शक पार्थियन एवं कुषाण। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, आपका शक वंश, है ना, सातवाहन वंश और कर्ण वंश पढ़े थे हम लोग, है ना। तो इन दोनों थ्योरी का मर्ज फिर एमसीक्यू आ जाएगा नेक्स्ट, तो उसको आप लोग लगाओगे तो आपका थ्योरी पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। जहां पे जो इंपॉर्टेंट रहता है वहां पे मैं इंपॉर्टेंट डलवाती हूँ, तो उसको याद रखिएगा, ठीक। तो याद रखिएगा, बाकी जो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है पर उनको हमको ध्यान में रखना है, ठीक। कि अभी अभी क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो रहे हैं, कूट में क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, ठीक। वो भी आप लोग याद रखें। तो मिलते हैं फिर एमसीक्यू क्लास में नेक्स्ट, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग
कमेंट करके बताइए।